हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो जिस किसी भाई ने अभी तक एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखा है वो इस वीडियो को अभी यहाँ छोड़ दे। मैंने एक बड़ा सा स्पॉइलर वार्निंग आप लोगों को दे दिया है, लेकिन अगर आप इसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को नहीं छोड़ा है, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि असल में एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में हुआ क्या, क्यों और कैसे कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो गए और उनके पास वो शील्ड कहाँ से आई, क्यों वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन से तो जाते हैं लेकिन वो उसी के थ्रू वापस नहीं आते, क्यों आयरन मैन को ही ये स्नैप करना था जबकि वहाँ पर थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स थे जो ये स्नैप कर सकते थे और वो जिंदा भी बच सकते थे। भले ही उन्हें कुछ डैमेज फेस करना पड़ता लेकिन एटलीस्ट वो जिंदा तो रहते, जैसे थैनोस और हल्क स्नैप करने के बाद से जिंदा बच गए थे। ऑब्वियसली टोनी स्टार्क सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे इसीलिए उन्होंने स्नैप किया, बट इसके पीछे और एक कारण था जिसे हम लोग डीपली अभी समझेंगे। तो गाइस, मेरे इस थ्योरी के हिसाब से टोनी ने जब स्नैप किया तो सारे लोग जो कि 2014 से थे वो लोग धूल बनने लगे, जिसमें से थैनोस भी एक था, जिसे देख के लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर टोनी स्टार्क ने उन सबको एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, असल में टोनी स्टार्क ने उन्हें वापस 2014 में मेमोरी इरेज करके इस मोमेंट का वहाँ वापस भेज दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर 2014 में थैनोस वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा तो 2018 में थैनोस स्नैप करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें जो अभी यहाँ बीच में हुई हैं ये सब कभी होगी ही नहीं। टोनी कभी स्पेस में नहीं फंसेगा, कैप्टन मार्वल उसे बचा के कभी अर्थ पे नहीं लाएगी, और इन 5 सालों के बीच में उसकी कभी बेटी होगी या नहीं होगी ये भी वही इंसिडेंट्स डिसाइड करते हैं। इसीलिए इस थैनोस का पास्ट में होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को 3 बातों को ठीक से और फिर से याद करना होगा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जिसमें से सबसे पहला था कि जब कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमानॉफ और स्कॉट लैंग समय डकैती का आइडिया लेकर टोनी स्टार्क के पास जाते हैं तो टोनी स्टार्क एक प्रोजेक्शन को देखता है जो कि एक मॉर्बियस स्ट्रिप रहता है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस मूवी में लीनियर टाइम ट्रैवलिंग होने वाला है जिसमें लूप्स होंगे, ना कि बटरफ्लाई इफेक्ट वाला टाइम ट्रैवलिंग जिसे हम लोगों ने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, जिसमें पास्ट में लिया हुआ कोई भी डिसीजन फ्यूचर में इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए मिस्टिक जब लास्ट में गन को छोड़ देती है तो फ्यूचर में लोगों को एहसास होता है कि सारे म्यूटेंट्स बुरे नहीं हैं और उन्हें ख़त्म करने के लिए ट्रस्ट के बनाए हुए सेंटिनेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। खैर, अब आते हैं एवेंजर्स एंड गेम में, जहां दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिलता है जब टेस्ट करने के लिए स्कॉट लैंग वहां पर खड़ा रहता है और मिस्टर हल्क या फिर कहे प्रोफेसर हल्क बताते हैं कि टाइम ट्रैवल इस तरह काम नहीं करता। तुम ही एक बार सोचो, अगर तुम पास्ट में ट्रैवल करते हो तो वो पास्ट में ट्रैवल करना असल में तुम्हारा फ्यूचर है, और जो तुम्हारा फॉर्मल प्रेजेंट है वो तुम्हारा पास्ट है, जो कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं बदल सकता है। इसके बाद तीसरी और आखिरी चीज़ जो आपको याद करने की ज़रूरत है वो है ब्रूस और एंशिएंट वन के बीच हुई बातचीत, जहां पर एंशिएंट वन बताती है कि अगर तुम यहां से टाइम स्टोन लेकर जाते हो तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो सकता है जहां पर काली शक्तियां से लड़ने के लिए हमारे पास टाइम स्टोन नहीं रहेगा। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि अगर मैं टाइम स्टोन अभी यहाँ से लेकर जाता हूँ और फ्यूचर में मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आपको टाइम स्टोन लाकर वापस कर दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यही सब बातें हिंट है इस बात का कि टोनी ने 2014 के थैनोस को स्नैप करके पास्ट में भेज दिया, उसका माइंड इरेज करके, ताकि वो 2018 में स्नैप करे, जिसके 19 दिन बाद वो इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करेगा, जिसके बाद रॉकेट उसका पता लगाएगा उसके गार्डन वाले प्लैनेट का, और वहाँ पर थॉर उसका सर धड़ से अलग कर देगा। क्योंकि टोनी ही वो इंसान है जिसने फिगर आउट किया था कि टाइम ट्रैवलिंग कैसे काम करेगा और फ्यूचर को कैसे सेफ रखना है, और जो हो चुका है उसे बिना बदले, क्योंकि टोनी स्टार्क की अब एक बेटी है और उसे उसके बारे में भी सोचना है। इसीलिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उसके जान के बदले उन्होंने टाइम स्टोन का सौदा किया था। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत से लोग ये ज़रूर कहेंगे कि टाइम ट्रैवलिंग के वजह से पास्ट में तो गलतियां हो चुकी है, क्योंकि जब आयरन मैन और एंट मैन टेसरैक्ट लेने के लिए 2012 के उस इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर लोकी टेसरैक्ट लेकर गायब हो जाता है, जिसके वजह से फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ना तो फिक्स है। तो गाइज,
आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों हमें थॉर 2 के ही इवेंट्स दिखाए गए, जबकि ईथर सेफली वो लोग कलेक्टर के पास से ले सकते थे, या फिर थॉर अपना रूप बदल के अपने दोस्तों के पास से ले सकता था जब उस ईथर को एक कंटेनर में रखा गया था। यहाँ पर रूप बदलने से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह वो उस वक्त दिखता था, उस तरह का वेशभूषा पहनकर वो अपने दोस्तों से लेकर फिर उन्हें ही वापस उसी समय में कर सकता था। लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाया गया। जो पहली चीज़ हमें उस सीन की दिखाई जाती है वो ये कि लोकी जेल के अंदर बंद है और वो कप के साथ एग्जैक्टली वैसे ही खेल रहा है जैसे थॉर 2 में खेल रहा था, जिससे ये पता चलता है कि भले ही उस टाइमलाइन में 2012 में लोकी वहाँ से टेसरैक्ट लेकर कहीं गायब हो गया हो, लेकिन वो घूम फिर के उसी जेल में आ टपकता है जहाँ वो ओरिजिनल टाइमलाइन में होता है। और ये उस लाइन को जस्टिफाई करती है जो कि बैनर कहता है कि जो एक बार पास्ट में हो चुका है वही चीज़ होगा और वो बदला नहीं जा सकता। आप लोगों को और एक डाउट आया होगा कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को उस ब्रीफ केस में जब ले जा रहे होते हैं तो वो स्टोन फॉर्म में रहते हैं, तो अगर वो 1970 में जाकर उसे स्टोन फॉर्म में रखते हैं तो 2012 की मूवी में वो टेसरैक्ट कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से जंग के बाद वाला कैप्टन अमेरिका जो टाइम ट्रैवलिंग करके 1970 में जाता है, वो टोनी स्टार्क से मिलकर उसे स्टोन दे देता है और उससे कहता है कि वो टेसरैक्ट उसे वैसे दे दे, और ये टेसरैक्ट को जाकर वहाँ वापस वैसे ही रख देता है, जिसकी वजह से 2012 में हमें टेसरैक्ट ही देखने को मिलता है। मेरे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों को मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि टेसरैक्ट को किसने ब्रेक किया और कैसे ब्रेक किया। प्लस अगर टेसरैक्ट को टोनी स्टार्क ब्रेक करता है तो उसे फिर से टेसरैक्ट जैसा कुछ बनाना होगा ताकि पास्ट में जाके उसे वैसा ही रखा जाए, वरना उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ सकता था। लेकिन क्योंकि फ्यूचर में स्पेस स्टोन टेसरैक्ट के ही अंदर रहता है, इसका मतलब मेरा ये दिया हुआ ये थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली सच हो सकता है। बहुत से लोगों ने इस सीन को तो अपने मन में इमेजिन जरूर किया होगा कि जब कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन लेकर वॉर्मिर जाएंगे तो वहां पर वो रेड स्कल को फेस करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन में आप जो चाहे वो करें, बट एक्चुअली में वो वहां पर रेड स्कल को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि रेड स्कल वहां पर एक स्टोन कीपर की तरह था। लेकिन जब वहां पर सोल स्टोन था ही नहीं तो वहां पर वो स्टोन कीपर करेगा क्या? तो लॉजिकली रेड स्कल वहां मौजूद होने से रहा। प्लस रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया था कि जब सोल स्टोन वहां से हट चुका है तो रेड स्कल भी आज़ाद है अपने समय में वापस जाने के लिए। अब आते हैं इस बात पर कि कैप्टन अमेरिका बूढ़े कैसे हुए। उनके पास सुपर सीरम था, तो भैया सुपर सीरम उनकी एजिंग को स्लो करता है, ना कि उन्हें अमर या फिर जवान रहने में मदद करता है। कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाकर पेगी के साथ डांस का वादा पूरा करते हैं और उसके साथ शादी भी करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह तो फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइज, इस बात को समझने के लिए आपको विंटर सोल्जर का वो सीन याद करना पड़ेगा जहां कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर से मिलने जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि पेगी बेड में लेटी हुई रहती है और साइड में 2 तस्वीर रहती है, जिसमें पेगी के साथ उनके बच्चों की तस्वीर रहती है, लेकिन उनके फादर की तस्वीर वहां पर नहीं रहती है, यानी कि पेगी के हस्बैंड की तस्वीर वहां पर नहीं रहती है। अब हम लोग एंड गेम में आ जाते हैं। आपको वो सीन तो याद होगा जहां पर कैप्टन अमेरिका गार्ड से बचने के लिए पेगी कार्टर के रूम घुस जाते हैं, आई मीन उनके ऑफिस घुस जाते हैं, जहां पर वो एक तस्वीर देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका की ही रहती है, यानी कि स्टीव रॉजर्स की। और वो साल था 1970, जबकि पेगी कार्टर का जन्म अप्रैल 9, 1921 में हुआ था। तो ऐसे में उनकी एज ऑलमोस्ट 49 होती है। तो ऐसा तो होने से रहा कि कोई शादीशुदा औरत अपने डेस्क पे किसी और की तस्वीर रखे सिवाय अपने हस्बैंड की। अब ये मत भूलिएगा कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ कि वो शादीशुदा है। तो इसके लिए आप लोगों को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखना होगा, जिसके एक सीन में हम देखते हैं कि 1953 में फिल्माया गया एक क्लिप जो कि मूवी में प्ले हो रहा होता है, जिसमें पेगी कार्टर बताती है कि कुछ साल पहले कैप्टन अमेरिका ने कुछ लोगों को बचाया था, जिनमें से एक उनका हस्बैंड बनता है। अब 1953 में वो बता रही कि उनका वो हस्बैंड बनता है, इसका मतलब वो बन चुका है। तो डेफिनेटली 1970 तक तो वो शादीशुदा थी और उसने एवेंजर्स एंड गेम में हुए ग्रैंड फाइट सीक्वेंस के बाद बचे हुए कैप्टन अमेरिका जो टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में आते हैं उसी से शादी की थी। और ये 2 जो बच्चे हैं ये कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर के बच्चे हैं। और इस चीज़ को कवर अप करने के लिए वो 1953 में क्लिप फिल्माया गया था। विंटर सोल्जर में पेगी कार्टर का दिखाया हुआ ये सब सीन इतना वैल्यू रखेगा आगे की मूवीज़ के लिए, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस हमें विंटर सोल्जर मूवी में मिला था, जबकि उसके कई साल बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी मिली।
मैंने ऑलमोस्ट हर जगह छान मारा ताकि मुझे ये पता चले कि पेगी कार्टर के हस्बैंड का नाम क्या था, जो मुझे कहीं भी नहीं मिला। जो कि अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो थ्योरी है वो पॉसिबली सही हो सकती है कि कैप्टन अमेरिका ही इतने सालों से उसके साथ रह रहे थे और उनके साथ शादी करते हैं। पेगी कार्टर इस सीन में इसलिए नहीं रिएक्ट करती है कि उसने स्टीव रॉजर्स को 70 साल बाद देखा है। वो यहाँ पर इसलिए रिएक्ट करती है क्योंकि वो उसे बीच में छोड़ के चले गए थे और उसे लग रहा था कि वो मर चुका है। अब आते हैं थ्योरी के कंक्लूडिंग पार्ट्स की ओर, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जंग के बाद स्टोन्स रखने गए कैप्टन अमेरिका 2010 से पहले पेगी कार्टर को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2010 ही वो साल है जिस साल उन्हें बर्फ से उठाया जाता है। इसलिए कोई पैराडॉक्स क्रिएट ना हो, वो अंडरग्राउंड रहते हैं तब तक जब तक 2023 तक कैप्टन अमेरिका स्टोन्स रखने पास्ट में नहीं जाते हैं। और 2023 वाला कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाते ही बूढ़े कैप्टन अमेरिका वहां लेक के पास जाकर बैठ जाते हैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लेके। इसलिए ना ही वो हमें टाइम ट्रैवलिंग मशीन के थ्रू वापस आते दिखते हैं, बल्कि वो हमें वहाँ पर बैठे हुए नज़र आते हैं। इतने सालों में वो एक बार वाकांडा चाहते हैं और ब्लैक पैंथर से मिलकर उससे एक सर्कुलर शील्ड बनवाते हैं ताकि वो अपना मेंटल सैम को दे सके, जिस तरह कॉमिक्स में हुआ था। और कैप्टन अमेरिका का ये बूढ़ा रूप दिखाना एक ईस्टर एग हो सकता है हाउस ऑफ एम का कैप्टन अमेरिका का, जिसमें वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइव करते हैं और फिर कैप्टन अमेरिका के मेंटल से रिज़ाइन कर देते हैं। अभी तक वीडियो में आपने जितना भी कुछ सुना वो सब मेरी थ्योरीज है, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो बताया वो हो सकता है या नहीं हो सकता? आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं। आई होप आप लोग मेरी थ्योरी समझ गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा ये बात जानने में कि क्यों कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो गए थे और क्यों आयरन मैन ही वो कैरेक्टर था जो स्नैप करता, क्योंकि वही एक लौता कैरेक्टर था जो बिना कोई टाइम पैराडॉक्स या अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट किए इस चीज़ को अंजाम दे सकता था। मूवी में एक जगह मॉर्बियस स्ट्रिप दिखाया जाता है, जिसे मैं डिटेल्ड में मूवी के रेवलेंट में क्या इसकी इंपॉर्टेंस रखती है उसे मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस आपको शॉर्ट में और इजी वे में ये बता दूं कि अगर आप इसी के एक पॉइंट से शुरुआत करते हो तो आप जहाँ पर जाके इसे एंड करिएगा वो वही पॉइंट होगा जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। इसीलिए एज एन ट्रिब्यूट हमें मूवी के एंड में 3 बार हैमर को मारने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इशारा था या फिर क्या कॉल बैक था आयरन मैन 1 के उस सीन में जहाँ पर वो अपना पहला आर्मर बना रहे होते हैं। आई होप अब आपके मन में जितने भी डाउट्स थे एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने के। ऐसे ही थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज़ हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।